नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जमीन की कहानी में जिसने ना सिर्फ भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव रखी, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया भी दिया। जी हाँ, ये कहानी है प्राचीन बिहार की, एक ऐसी जगह जहां सचमुच में इतिहास रचा गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर प्राचीन बिहार की उस मिट्टी में, उस हवा में ऐसा क्या था जिसने एक ही दौर में इतने सारे महान विचारकों, शासकों और वैज्ञानिकों को जन्म दे दिया। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस महान विरासत को ठीक से समझने के लिए हम 4 अलग-अलग पहलुओं पर गौर करेंगे: अध्यात्म और दर्शन, राजनीति और साम्राज्य, ज्ञान और विज्ञान, और आखिर में साहित्य और रचना। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यात्म और दर्शन की। ये वो जमीन है जहां इंसान ने अपने वजूद से जुड़े सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढे और दुनिया को 2 महान रास्ते दिखाए। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है महावीर का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वैशाली के पास ही उनका जन्म हुआ था। उन्होंने उस दौर के समाज को एक नई दिशा दी और अहिंसा परमो धर्मः का वो संदेश दिया जो आज भी उतना ही जरूरी है। और फिर उसी धरती पर एक और कहानी शुरू होती है, सिद्धार्थ की, जो बिहार में ही आकर बुद्ध बने। बोध गया में उसी बोधि पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से हुई। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इतिहास के 2 इतने बड़े, इतने महान आध्यात्मिक गुरु एक ही वक्त में एक ही जमीन पर चल रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि उस दौर में बिहार में विचारों का कैसा मंथन चल रहा था। ऐसी बौद्धिक क्रांति दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिली हो। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उपनिषदों के महान ऋषि याज्ञवल्क्य से लेके मिथिला के जबरदस्त तर्कशास्त्री मंडन मिश्र तक, ऐसा लगता है मानो बिहार दार्शनिकों की एक पूरी फौज तैयार कर रहा था। ये एक ऐसी जमीन थी जहां हर विचार पर खुलकर बहस होती थी और ज्ञान को सबसे ऊपर रखा जाता था। चलिए अब आध्यात्म से आगे बढ़ते हैं और राजनीति के अखाड़े में चलते हैं, क्योंकि यहीं पर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्यों का नक्शा तैयार किया गया था। कहते हैं ना, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। मगध साम्राज्य की कहानी की शुरुआत हुई बृहद्रथ जैसे शासकों से, जिन्होंने पहली बार एक छोटे से राज्य को एक बड़ी शक्ति बनाने का सपना देखा और उसकी नींव रखी। और फिर इतिहास के पन्नों पर एंट्री होती है चाणक्य की। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो एक किंग मेकर थे, जिन्होंने एक आम से लड़के को सम्राट बना दिया। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी हजारों साल बाद दुनिया भर के लीडर्स के लिए राजनीति और स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा ग्रंथ मानी जाती है। इस विरासत को पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान किए। ये उस समय अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का सबसे ऐलान ऐलान हुआ करता था, जो पूरे भारत में उनके दबदबे को दिखाता था। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ तलवार और सियासत की नहीं थी। ये दिमाग और खोज की भी कहानी थी, जहां ज्ञान और विज्ञान अपनी बुलंदियों पर थे। इस दौर में 3 ऐसे नाम हुए जिन्होंने ज्ञान की दुनिया ही बदल दी। पाणिनि, जिन्होंने भाषा को विज्ञान बना दिया। आर्यभट्ट, जिन्होंने सितारों और ग्रहों को अंकों में बांध दिया। और जीवक, जिन्होंने इंसान के शरीर के रहस्यों को समझा। ये साल 476 एडी, याद रखिए इसे, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के जन्म का साल है जो गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हाँ, उनका जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ था। वो शख्स थे आर्यभट्ट। उन्होंने दुनिया को शून्य यानी 0 और दशमलव सिस्टम दिया। एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज की पूरी डिजिटल दुनिया, आपका फोन, इंटरनेट, सब कुछ उस एक आइडिया पर टिका है जिसका जन्म प्राचीन पाटलिपुत्र में हुआ था। कमाल है ना? और जिस तरह आर्यभट्ट ने गणित को साधा, ठीक वैसे ही पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी से संस्कृत भाषा को एक वैज्ञानिक ढांचा दिया। ये सिर्फ व्याकरण की किताब नहीं थी, बल्कि ये भाषा का पहला सॉफ्टवेयर था जिसने भाषा को पढ़ने समझने का तरीका ही बदल दिया। और हम जीवक को कैसे भूल सकते हैं, जो उस दौर के सबसे मशहूर डॉक्टर थे। उनकी मौजूदगी ये बताती है कि उस जमाने में सिर्फ दर्शन या गणित ही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस भी कितनी आगे थी।
अब जाहिर है, जब किसी समाज में इतना ज्ञान हो, इतने विचार हों, तो वो कला और साहित्य में भी तो झलकेगा ही। तो देखते हैं कि जमीन ने शब्दों को कैसे रचा। मिलिए बाणभट्ट से, संस्कृत साहित्य के एक ऐसे सितारे जिनका जन्म बिहार की सोन नदी के किनारे हुआ था। कहते हैं उनकी कलम में जादू था। वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें बना देते थे कि पढ़ने वाले को लगता था सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। और अश्वघोष जैसी लेखक भी थे। सोचिए, एक ही इंसान दार्शनिक भी है और नाटककार भी। उन्होंने बुद्ध के गहरे विचारों को नाटकों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ ज्ञान सिर्फ भारी भरकम किताबों तक ही सीमित नहीं था। तो चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। क्या ये सारे लोग, बुद्ध, महावीर, चाणक्य, आर्यभट्ट, बस एक इत्तेफाक था? या फिर बिहार की मिट्टी में, वहाँ के माहौल में ही कुछ ऐसा खास था, कुछ ऐसा था जो जीनियस को जन्म देता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्राचीन भारत की इस कमाल की भूमि की विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।